कभी सोचा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस आखिर पूरी क्यों नहीं होती? आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने वाले हैं जिसका नाम है रासायनिक साम्य, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बाहर से तो सब कुछ शांत दिखता है, पर अंदर अंदर एक लगातार हलचल मची रहती है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझ के। तो एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या हर केमिकल रिएक्शन अपनी मंजिल तक पहुंचती है? क्या सारे रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, लेकिन सच तो यह है कि कई रिएक्शंस एक बीच के रास्ते पर आकर एक बैलेंस बना लेती हैं। और बस यही आज का हमारा टॉपिक है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम है क्या भला, फिर देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं, उसके बाद उस कमाल के सिद्धांत को समझेंगे जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके असर को देखेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि असल दुनिया में कहाँ काम आता है और इससे जुड़े सवालों को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। साम्य यानी इक्विलिब्रियम आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने से पहले हमें उन रिएक्शंस को जानना होगा जो सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दोनों दिशाओं में चलती हैं। इन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या रिवर्सिबल रिएक्शंस, मतलब एक ऐसी सड़क जो दोनों तरफ जाती है। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ठीक उसी समय वही प्रोडक्ट्स टूटकर वापस रिएक्टेंट्स भी बन जाते हैं। ये जो दो तरफा तीर है ना, तीर, ये इसी आगे पीछे की प्रक्रिया को दिखाता है। तो ये बैलेंस बनता कैसे है? सोचिए कि एक डांस पार्टी चल रही है। शुरू में सारे लोग एक तरफ हैं, ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। फिर कुछ लोग डांस करते करते दूसरी तरफ जाने लगते हैं, ये बन रहे हैं प्रोडक्ट्स। पर जल्द ही दूसरी तरफ के लोग भी वापस पहली तरफ आने लगते हैं और आखिर में एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों तरफ आने जाने वालों की रफ्तार एकदम बराबर हो जाती है। पार्टी अभी भी चल रही है, कुछ रुका नहीं है, लेकिन दोनों तरफ लोगों की गिनती अब फिक्स हो गई है। और बस इसी को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ कुछ भी रुका नहीं है, ये एक डायनामिक या गतिशील संतुलन है। मतलब आगे जाने वाली रिएक्शन और पीछे आने वाली रिएक्शन दोनों फुल स्पीड में चल रही हैं, बस उनकी रफ्तार बराबर है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठहर गया है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छी बात यह है कि हम इस बैलेंस को सिर्फ महसूस नहीं कर सकते बल्कि इसे नाप भी सकते हैं, इसे एक नंबर दे सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये नंबर हमें मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc से। ये बस एक रेशियो है, एक अनुपात। ये हमें बताता है कि बैलेंस की हालत में प्रोडक्ट्स की मात्रा रिएक्टेंट्स के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम है। अगर ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, और अगर ये छोटा है तो समझ लीजिए कि रिएक्टेंट्स का पलड़ा भारी है। तो Kc की वैल्यू से क्या पता चलता है? देखिए, अगर Kc 1 से बड़ा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट्स के फेवर में है। अगर ये 1 से कम है तो मतलब अभी भी ज्यादातर रिएक्टेंट्स ही बचे हुए हैं, और अगर ये लगभग 1 के बराबर है तो मतलब दोनों लगभग बराबर मात्रा में मौजूद हैं। सोचिए, एक छोटा सा नंबर हमें रिएक्शन की पूरी कहानी बता देता है। जब बात गैसों की आती है तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं और तब कांस्टेंट Kp कहलाता है। और मजे की बात यह है कि Kp और Kc आपस में जुड़े हुए हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आसानी से एक को दूसरे में बदल सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा N गैस के मोल्स में आए बदलाव को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम बैलेंस को समझ सकते हैं, उसे नाप सकते हैं। तो अगला सवाल है, क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यही एंट्री होती है ले शातेलिए के सिद्धांत की। यह हमें सिखाता है कि अगर हम इस बैलेंस को छेड़ें तो रिएक्शन कैसे जवाब देगी। ये सिद्धांत कहता है, अगर आप किसी बैलेंस सिस्टम को परेशान करेंगे तो वो सिस्टम उस परेशानी का विरोध करेगा। वो हमेशा उस दिशा में जाएगा जहां आपके किए गए बदलाव का असर कम हो सके। मतलब ये एक तरह का केमिकल जिद्दीपन है। तो इस बैलेंस को छेड़ने का पहला तरीका है कंसंट्रेशन बदलना। इसे एक सीसॉ झूले की तरह सोचिए। अगर आप एक तरफ यानी रिएक्टेंट्स की तरफ और वजन डाल देंगे तो झूला दूसरी तरफ यानी प्रोडक्ट्स की तरफ झुक जाएगा ताकि बैलेंस वापस आ सके, और अगर आप प्रोडक्ट्स की तरफ वजन डालेंगे तो ये वापस रिएक्टेंट्स की तरफ झुक जाएगा। सिंपल। दूसरा तरीका है प्रेशर बदलना, जो खासकर गैसों के लिए काम करता है। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं और दीवारें अंदर की तरफ दबने लगती हैं, यानी प्रेशर बढ़ रहा है। आप कहां भागेंगे? जाहिर है उस कोने में जहां कम लोग हों, ताकि भीड़ कम हो। रिएक्शन भी ठीक यही करती है, वो उस तरफ जाती है जहां गैस के मॉलिक्यूल्स यानी मोल्स कम हो। और अगर प्रेशर कम होता है तो वो फैलने के लिए उस तरफ जाती है जहां मॉलिक्यूल्स ज्यादा हों। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अमोनिया बनाने की प्रक्रिया।
देखिए, रिएक्टेंट्स की तरफ गैस के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स की तरफ सिर्फ 2। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सिस्टम भीड़ कम करने के लिए दाईं ओर भागेगा और नतीजा हमें ज्यादा अमोनिया मिलेगा। तीसरा और आखिरी तरीका है तापमान। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। गर्मी यानी हीट को भी एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मान लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एक प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलती है, तो अगर आप और गर्मी देंगे तो सिस्टम उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कम करने के लिए पीछे की ओर जाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहां हीट एक रिएक्टेंट की तरह लगती है, ज्यादा गर्मी देने पर रिएक्शन और तेजी से आगे भागेगी। चलिए, तो अभी तक जो भी हमने सीखा है उसका एक फटाफट रिकैप करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बैलेंस पर असर डालती हैं? तो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के 3 तरीके हैं: कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। लेकिन एक चीज है जो बैलेंस की फाइनल पोजीशन को नहीं बदलती, और वो है कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। कैटलिस्ट एक कोच की तरह है जो दोनों टीमों को तेज दौड़ाता है, जिससे मैच का नतीजा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो फाइनल स्कोर को नहीं बदलता। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी थियरी असल दुनिया में कैसे काम करती है। हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसे कैसे इस्तेमाल करती हैं, और हाँ, एग्जाम में इससे जुड़े सवाल कैसे हल करने हैं। वापस आते हैं हेबर प्रोसेस पर, जो ले शातेलिए के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए हाई प्रेशर का इस्तेमाल होता है, पर टेम्परेचर के मामले में एक समझौता करना पड़ता है। सिद्धांत कहता है कि कम टेम्परेचर रखो, लेकिन तब रिएक्शन इतनी धीमी हो जाती है कि सालों लग जाएंगे। इसलिए एक मीडियम टेम्परेचर चुना जाता है, और कैटलिस्ट तो है ही इस प्रक्रिया को फटाफट करवाने के लिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। इसके लिए हम एक बहुत ही काम की चीज आइस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। आई मतलब इनिशियल, सी मतलब चेंज और ई मतलब इक्विलिब्रियम। इस उदाहरण में हम एक मोल से शुरू करते हैं। जब हमें पता चलता है कि 1.6 मोल HI बना है, तो हम बाकी खाली जगहों को बहुत आसानी से भर सकते हैं। एक बार जब हमारे पास इक्विलिब्रियम की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो बस उन्हें Kc के फॉर्मूले में रखना होता है। HI की मात्रा का स्क्वायर और उसे H2 और I2 की मात्रा से डिवाइड करने पर हमें जवाब मिल जाता है 64। तो आखिर में एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? Kc का फॉर्मूला, Kp और Kc का रिश्ता, ले शातेलिए का सिद्धांत और IC टेबल का इस्तेमाल। अगर इन चीजों पर पकड़ बना ली तो फिर किसी भी सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। और जाते जाते एक सवाल, अमोनिया बनाने की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है, मतलब कम टेम्परेचर पर ज्यादा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो फिर इंडस्ट्री में 450 डिग्री सेल्सियस जैसा इतना ज्यादा टेम्परेचर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब रिएक्शन की स्पीड और इक्विलिब्रियम के बीच के एक बहुत जरूरी बैलेंस में छिपा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।